अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। दिस इज रिलेटेड टू लीज डीड। ठीक है, लीज की बात हो रही है। लीज का टॉपिक आपके लिए बहुत नया नहीं है, आपने बेसिक तो पढ़ा हुआ ही है, तो उसके बेसिस पे ही है, थियरी वैसे ही चलने वाली है। यहाँ पे लीज का जो रेफरेंस है, लीगल रेफरेंस, वो आपको मिलेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसका सेक्शन है 105, उसका रेफरेंस दिया हुआ है, वहां से समझाया हुआ है लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ ट्रांसफर ऑफ अ राइट टू एंजॉय सच प्रॉपर्टी मेड फॉर अ सर्टेन टाइम एक्सप्रेस और implied or in perpetuity in consideration of a price paid or promised or of money, a share of crops, service or any other thing of value to be rendered periodically or on specified occasions to the transferor by the transferee who accepts the transfer on such terms. इन शॉर्ट ऐसा है कि भाई लीज वाले केस में क्या है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो मैं सामने वाले को प्रॉपर्टी एंजॉय करने का राइट दे रहा हूँ, परमानेंट तो होता नहीं है, तो बोला सर्टेन टाइम के लिए राइट दे रहा हूँ, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली हो सकता है, इन परपेचुइटी भी हो सकता है, ऑप्शन तो रखा है उन्होंने। इसके सामने मैं कुछ कंसिडरेशन चार्ज करूंगा, या तो वो मनी के टर्म्स में होगा या क्रॉप्स का कोई हिस्सा होगा, जैसे वो खेती बाड़ी के लिए किसानी के लिए जमीन देते उसमें ऐसा होता है पार्ट ऑफ द क्रॉप्स, वैसा होगा, या फिर सामने सर्विस वाला पार्ट होगा कि आप इन कैश मत पे करो, मैंने आपको ये जगह दी, आप मेरे लिए कुछ काम कर दो, वैसा होगा, तो सर्विस एलिमेंट हो सकता है, और भी कोई वैल्यूएबल चीज हो सकती है। टू बी रेंडर्ड पीरियोडिकली, किराया तो पीरियोडिकली चार्ज किया जाता है, हर महीने, हर क्वार्टरली, हर साल, वैसा होगा। On specified occasions to the transferor by the transferee who accepts the transfer on such terms. तो बड़ी बेसिक बात है। अब इसमें जो टर्म्स यूज होते हैं वो नीचे बोले हुए हैं। ट्रांसफरर को हम लेजर बोलते हैं, ट्रांसफरी को लेजी बोलते हैं, ठीक है, और प्राइस जो दिया जाता है इसके लिए दैट इज कॉल्ड द प्रीमियम। बाकी जो भी मनी, शेयर, सर्विस, ये जो भी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको बोलेंगे रेंट। प्रीमियम में क्या होता है, अपफ्रंट पैसा होता है स्टार्टिंग में, कि जब मैंने आपको जगह लीज पे दी है तो मैं एक स्टार्टिंग में अपफ्रंट फीस चार्ज करूंगा और फिर हर महीने का जो रेंट है वो तो आप देते जाओ, वैसा। तो जो अपफ्रंट फीस है उसको प्रीमियम बोलते हैं, और जो मंथली आप पे करते हैं उसको रेंट बोलते हैं। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब लीज कैसे बनती है वो बताया हुआ है। पहला, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस। जनरली एक एक साल की लीज बनती है, लीज रेंट बनते हैं, अग्रीमेंट बनते हैं, और ईयरली रेंट वाला कैलकुलेशन चलता है। All other leases of immovable property may be made either by a registered instrument or oral agreement accompanied by delivery of possession. ऐसे oral agreement पे काम कम ही चलता है, राइटिंग में ही होता है, लेकिन oral agreement plus possession भी इक्वली बराबर माना जाता है, वैसा। Where a lease of immovable property is made by a registered instrument, such instrument binds both lessor and the lessee. Implied सी बात थी, nothing new. Essential elements देख लो, वही पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होती है, लेजर एंड लेजी। लैंडलॉर्ड भी बोला जाता है। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द लीज क्या होगा कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पे देनी है, जो अपन ने पीछे देखा। ड्यूरेशन ऑफ द लीज डिपेंड करती है, परपेचुअल है या फिर फिक्स टाइम के लिए, वो भी डिसाइड कर सकते हैं। किसी इवेंट के होने पे लीज खत्म हो जाएगी, या फिर एक फिक्स ड्यूरेशन अपन सेट कर लेते हैं मंथ्स में, ईयर्स में, आइदर ऑफ इज पॉसिबल। कंसिडरेशन की बात भी अपन ने पीछे देखी, सेम पॉइंट है, ठीक है। जो प्रीमियम दिया जा रहा है उसको लोकल लैंग्वेज में सलामी भी बोला जाता है। प्रीमियम बोलो या सलामी बोलो, पगड़ी भी बोलते हैं, ठीक है, वैसा है। तो ये सब लोकल टर्म्स भी यूज होते हैं। सब लीज, सब लीज का मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी लीज पे दी, आपने उसका एक हिस्सा किसी और को आगे लेट आउट कर दिया, दैट इज सब लीज। तो वो पॉसिबल है या नहीं, ये रिटर्न होता है पहले से, लीज एग्रीमेंट में हम लिख देते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आप किसी को प्रॉपर्टी आगे सब लेट आउट करो, तो मैं क्लियर लिख दूंगा कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपको यूज करने के लिए दी है, मुझे बिना पूछे आप किसी और कोई प्रॉपर्टी सब लेट आउट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट अपन क्लियर कर सकते। हाँ हाँ बनेगा ना, वो फिर आपका जो लेजी है, लेजी और सामने जो सब टेनेंट होगा उसके बीच में बनेगा, ये वैसा रहता है, ठीक है। अब इसकी भी डीड आ गई, जनरल लीज डीड का स्पेसिमेन आ गया, देख लो, ज्यादा नहीं ऐसा, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से तो छोटा ही, ठीक है। देख लेते हैं, फॉर्मेट समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले वही टाइटल या डिस्क्रिप्शन, लीज डीड आ गया, फिर प्लेस और डेट वाला पॉइंट आ गया। दिस लीज डीड इज मेड ऑन द डैश डे ऑफ द ईयर बिटवीन सो एंड सो, बिटवीन एंड मतलब लेजर और लेजी, पहले वो फर्स्ट पार्टी ट्रांसफरर, सेकंड पार्टी ट्रांसफरी, उस फॉर्मेट में है। फिर वेयर एज करके वो रिसाइटल्स वाला पार्ट आ जाता है, तो बता दिया कि भाई लेजर इज इन कंप्लीट पोजीशन, वो हिस्ट्री दे दी, और फिर लीज ग्रांट करनी है वो पॉइंट दे दिया। तो पहला पॉइंट नैरेटिव है, दूसरा पॉइंट इंट्रोडक्टरी, सेम ही चल रहा है। फिर उसके बाद आपका वो टेस्टिमोनियम, टेस्टेटम क्लॉज आ गया। नाउ दिस डीड विटनेसेस, विटनेस्ड करके जो लिखते हैं ना, वो लिखने का तरीका है, तो वो चीज उतना तो आप ध्यान में रख ही सकते हो। टीएच आता है लास्ट में, एज फॉलोज।
अब उसके बाद अंदर जो स्टोरी मिलेगी वो सारी सेम स्टोरी है जो लीज के बारे में अपन ने यहाँ पे बात की है वैसा है। आपको लैंग्वेज पढ़नी है तो एक बार मैं थोड़ा रिलेट करा देता हूँ, टेक्निकल क्या है वो समझ में आ जाएगा। इन परसुएंस ऑफ द सेट अग्रीमेंट एंड इन कंसिडरेशन ऑफ द रेंट hereby reserved and of the covenants, conditions and stipulations herein after contained and of the lessee's part to be paid, observed and performed, the lessor hereby demises unto the lessee all that the building bearing municipal number dash situated at dash and herein after called as the demised premises. demised premises उसको बोला जा रहा है जो लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट को ट्रांसफर कर रहा है ऑन टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब जो जगह आप किराए पे दे रहे हो उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज डिमाइज्ड प्रीमाइसेस, वैसे बोला गया। टुगेदर विद ऑल द फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स देयर, मतलब जो जो फर्नीचर फिक्सचर्स फिट है वो सारे आप यूज करो। अ कंप्लीट लिस्ट वेयर ऑफ इज गिवन इन शेड्यूल 2, लिस्ट बना के अटैच भी कर सकते हो क्या क्या आपने सामने वाले को यूज करने को दिया है। ईयर 2 टुगेदर विथ द इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस टुगेदर विद द राइट फॉर द लेजी, its employees, servants, agents, customers and persons authorized by the lessee in common with the lessor and all the persons authorized by the lessor to use the entrance, doorways, entrance halls, staircases, landings, passages in the demised premises for the purpose of ingress thereto. ingress का मतलब है प्रॉपर्टी में एंटर होने के लिए, आप मीनिंग लिख के रख सकते हो उसका। ingress का मतलब होता है टू एंटर इनटू द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये प्रॉपर्टी किराए पे दी है, आप, आपके एम्प्लॉय, आपके सर्वेंट्स, आपका स्टाफ, आपके कस्टमर्स, आपके एजेंट, सब लोग आ सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रॉपर्टी में जो कुछ भी है, पैसेज है, पार्किंग एरिया है, स्टेयरकेस है, एंट्री एग्जिट का गेट है, लिफ्ट है, आप सब कुछ यूज कर सकते हो, भी स्पेसिफिक लिखा जाता है वैसा। द लेजर एंड द लेजी अग्री एज फॉलोज, क्या अग्रीमेंट हुआ है, द लेजी शैल ऑक्यूपाई द डिमाइज्ड प्रीमाइसेस फॉर द पीरियड ऑफ डैश ईयर्स ओनली कमेंसिंग फ्रॉम दिस डेट। ठीक है, ड्यूरेशन फिक्स कर दी कितने टाइम के लिए। द लेजी शैल पे टू द लेजर ड्यूरिंग द सेट टर्म मंथली रेंट ऑफ डैश अमाउंट, वो भी ठीक है। द लेजी हैज पेड टू द लेजर अ सम ऑफ रुपीज डैश एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखो बड़े कॉमन पॉइंट्स हैं भाई, इतने साल की लीज रहेगी, इतना अपना मंथली रेंट रहेगा, इस तारीख को मैं हर महीने आपको पैसे दे दूंगा, इतना डिपॉजिट मैं आपके पास रखवा रहा हूँ एज एडवांस रेंट और वॉट एवर इट इज, तो वो सब मेंशन कर दिया। सिक्योरिटी डिपॉजिट शैल बी रिटर्न, ठीक है, बाद में पैसा वापस मिलेगा, जो भी कुछ माइनस करना होगा उसमें से कर सकते हैं। फिर आ गया द लेजी ईयर बाई कोवेनेंट्स विद द लेजर एज फॉलोज। ठीक है, लेजी की तरफ से क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। टू पे द रेंट एज एफोरसेड ऑन द डेज एंड इन द मैनर एफोरसेड, ये बताए सेकंड पॉइंट जो है लेजी के ऊपर क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है वो आपको पॉइंट नंबर 2 में दिख रही है। उसके बाद बोला लेजर क्या क्या चीजों को अग्री कर रहा है, तो लेजर के ऊपर क्या टर्म्स एंड कंडीशन है वो पॉइंट नंबर 3 में, वैसे करके बात आगे चलेगी। तो अंदर के पॉइंट जो है वो अपन देखेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। एक तो भाई मैं टाइम पे रेंट पे करूंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करूंगा अपने कंजम्पशन के हिसाब से, स्ट्रक्चर में मैं कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करूंगा, ठीक है, मैं प्रीमाइसेस अपने ऑफिस पर्पस के लिए ही यूज करूंगा जो मैंने आपको बोला हुआ है। उसके बाद कोई डेंजरस चीजें मैं प्रीमाइसेस में स्टोर नहीं करूंगा, हाईली इन्फ्लेमेबल और समथिंग, भाई प्रॉपर्टी में मैंने कुछ डेंजरस केमिकल्स या कुछ स्टोर कर दिया आपको बिना बताए और आग लग गई तो पूरी प्रॉपर्टी जल जाएगी, तो सिक्योरिटी वाला पार्ट ध्यान रखना पड़ता है। सबलेट नहीं करूंगा, ट्रांसफर असाइन नहीं करूंगा। जो लेजर है उसके सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज, एजेंट्स, वो सब प्रॉपर्टी जो बोला हुआ है उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और उसी पर्पस के लिए यूज करेंगे। जब कभी मैं प्रीमाइसेस खाली करूंगा तो मैं पीसफुली आपको पोजीशन दे दूंगा विदाउट एनी इशू, वैसा है, ठीक है। जो पैसेज है, आने जाने की जगहें हैं, मैं उनको ब्लॉक नहीं करूंगा कि भाई एंट्री एग्जिट सबके लिए इजी रहे। रिपेयर मेंटेनेंस जो छोटा मोटा होगा वो मैं करवाता रहूंगा और इसका मैक्सिमम बजट भी सेट कर दिया कि इतने रुपए तक का खर्चा होगा तो मैं बेयर करने के लिए तैयार हूँ वैसे। फिर लेजर की तरफ से क्या रहेगा वो बोला हुआ है कि भाई मैं आपको ये परमिशन दे रहा हूँ, आप शांति से प्रॉपर्टी यूज करो विदाउट इंटरप्शन, विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी क्लेम, वैसा रहेगा। इंटीरियर एक्सटीरियर जो है प्रॉपर्टी का, ड्रेनेज का जो है, पानी का पाइप है, ये सब चीजों की जिम्मेदारी मेरी। कुछ इंटरनल डैमेज होगा तो रिपेयर करा के मैं दूंगा, वो क्लियर कर दिए। एंट्रेंस और ये सारी चीजें जो है मैं मेरी तरफ से भी क्लियर रखूंगा। फिर कैसा है ना, आपको प्रीमाइसेस किराए पे दी, फिर एंट्री पे मैंने अपना बहुत सारा फर्नीचर का सामान डंप कर दिया, अब आने जाने की जगह ही नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो आप मुझे बोल रहे हो सर हमारे क्लाइंट आते हैं, कस्टमर आते हैं, एजेंट्स आते हैं, कचरा रखा हुआ है बाहर, खराब दिखता है, भाई इसको हटा लो। तो वो चीज़ पहले से क्लियर है कि मेरी तरफ से एंट्री एग्जिट पे, स्टेयरकेस पे, कहीं पे पैसेज में
कोई ऐसा गंदगी नहीं होगी कि भाई सफाई ना दिखे या आपका खराब दिखे, तो आपको प्रीमाइसिस अच्छी कंडीशन में मिलेगी। तो ये मैं लिख के दे रहा हूँ वैसा है। जो भी रेट, टैक्सेस, ये सब चीज़ें जो मेरे एंड से पे करनी होती है वो मैं टाइमली पे करूँगा। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स मेरा है तो मैं एज अ लेजर आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई ये प्रीमाइसिस का प्रॉपर्टी टैक्स मैं टाइम टू टाइम पे करूंगा। इस वजह से कभी प्रॉपर्टी सील हो गई, नोटिस आ गया, वो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं, हुआ तो गलती मेरी है वैसे। तो ये सब चीजें लिखिए। फिर वो रेंट वाली बात है, 2 महीने तक अगर आपने रेंट के पैसे नहीं दिए तो फिर लेजर जो है प्रॉपर्टी में री एंटर कर सकता है, प्रॉपर्टी का कब्जा अपने पोजीशन में ले सकता है, और उसके बाद आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ेगी। वो सब जो भी है, धमकी वाली जो बात है वो भी प्यार से लिख देनी चाहिए कि भाई ऐसा ऐसा किया आपने तो ये होगा वो वैसा। इट इज हियर बाय एक्सप्रेसली अग्रीड बिटवीन द पार्टीज एज फॉलोज। द लेजी शैल बी एंटाइटल्ड टू इरेक्ट टेम्पररी फिटिंग्स, फिक्सचर्स, वुडन पार्टीशंस। अब मैंने ये जगह किराए पे ली है, मुझे फर्नीचर बनवाना है, रैक बनवाना है, लाइट्स लगवानी है, एसी लगवाना है, तो ये पावर तो मेरे पास होना चाहिए ना। बोले नहीं, एक कीली भी नहीं ठोकनी दीवार में। अरे यार ऐसे कैसे होगा, जगह किराए पे लिए तो कुछ तो कराऊंगा। तो फर्नीचर बनवाना है, टेम्पररी फिक्सचर्स और वो सब चीजें वो तो अलाउड होनी चाहिए। तो ये भी क्लैरिफाई किया हुआ है वैसा। प्रोवाइडेड दैट द लेजी शैल रिमूव द सेट फिटिंग्स, फिक्सचर्स, वुडन पार्टीशन एटसेट्रा ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। हाँ भाई जाओगे तो फिर लेके जाना है सब चीजें, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ द लेजर फेल्स टू पे द टैक्सेस, ओनर ने ये सब टैक्सेस पे नहीं किए जो पहले बात हुई थी, द लेजी में आफ्टर 1 month नोटिस इन राइटिंग पे डिस्चार्ज एंड कैरी आउट द सेम एट इट्स ओन कॉस्ट एंड द लेजी में सेट ऑफ द सेम फ्रॉम द रेंट पेएबल। कितनी प्रैक्टिकल बात है। तो हमारा वहाँ पे वेस्टफील्ड पे ऐसा हुआ था, जो अपनी शॉप्स थी वो सारी रेंट पे, तो वो जो ओनर है उनके साथ डिसाइड हुआ था कि प्रॉपर्टी टैक्स उनका, सोसाइटी का मेंटेनेंस उनका, और मैं उनको सिर्फ रेंट और इलेक्ट्रिसिटी पे करता हूँ वैसा है। तो एक बार एसएमसी वाले आगे, सुबह सुबह क्लास में बैच चल रहा था, बोले ये सब खाली करो, सील करना है। अरे भाई ऐसे कैसे सील करना है, कोई नोटिस नहीं कुछ नहीं। बोले आपकी शॉप का वेरा बिल बाकी है। बोला वेरा बिल बाकी है तो नोटिस कहाँ है, नहीं पे किया उसका नोटिस तो आजू बाजू भी सबके वेरा बिल बाकी थे, तो वो स्टिकर चिपका के जाते थे, नोटिस आता था पिंक कलर का कि भाई ये पेमेंट बाकी है, इतना ड्यू है ना। हमको भी नोटिस ही नहीं दिया। तो बोले नहीं आपके ओनर ने वेरा बिल नहीं भरा है। बोला हमारी बात हुई थी वो भरेंगे, अब उन्होंने नहीं भरा है वो ठीक है, लेकिन आप एकदम से आके थोड़ी बोल सकते हो शॉप सील कर रहे हैं, पहले मुझे तो कम से कम नोटिस दो, आपने बताया होता तो मैं बोल देता। बोले नहीं नोटिस नीचे ऑफिस में बहुत बार दिया, जो ब्रोकर का ऑफिस है, मेंटेनेंस ऑफिस है, बहुत बार नोटिस दिया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने ब्रोकर को फोन किया, मैंने ऐसा ऐसा है, ये तो सील करने आ गए, आपने भरा नहीं है, जबकि अपनी तो बात हुई आप पे करोगे। तो फिर उन्होंने ओनर को फोन किया, अब वो फोन नहीं उठा रहे, ये है वो है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, अभी आप एक बार पे कर दो, अपने रेंट में सेट ऑफ कर लेंगे। बोला ठीक है, नेक्स्ट मंथ के रेंट में माइनस कर लूंगा। अब बात हो गई तो मैंने तुरंत चेक बना के एसएमसी वाले को मेरे हाथ से दे दिया, वो चला गया कि भाई पेमेंट आ गया, और बाद में मैंने नेक्स्ट मंथ जो रेंट पे करना था उसमें सेटल कर दिया। अब ये बात अगर लीज अग्रीमेंट में पहले से लिखी होगी तो और क्लियर रहेगा कि प्रॉब्लम नहीं। तो 1 month के बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई टेनेंट पे करेगा और रेंट में सेट ऑफ कर लेगा, पावर उसके पास रहेगा। तो ये सब चीजें जो है वो लिखित में हो तो अच्छा रहता है, बाद में प्रॉब्लम नहीं होती। द स्टैम्प ड्यूटी ऑल अदर एक्सपेंसेस शैल बी बोर्न एंड पेड बाय द लेजी। ये भी क्लियर कर लो कौन पे करेगा कौन नहीं। अब नीचे दोनों पार्टीज के साइन, लेजर का साइन, लेजी का साइन और उसकी डिटेल्स, ठीक है। तो वैसे करके अपने डीड को, इन्होंने तो ब्लैंक ही छोड़ा हुआ है। अमाउंट डिपॉजिट की बात तो की थी, वो कॉलम तो था, हाँ मेंशन तो किया हुआ है 137 पे नीचे, तो वो बात तो है, पर अमाउंट ब्लैंक छोड़ा है कि क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं। अपने मन से अमाउंट ना लिखो तो भी चले, आप ब्लैंक ही छोड़ दो ना, फिर क्यों अमाउंट कोट करना है वैसा। फिर लास्ट में विटनेस के सिग्नेचर्स, दो विटनेस होते हैं, कभी भी एक नहीं लिखने का। विटनेस हमेशा 2 होते हैं क्योंकि दोनों पार्टीज का एक एक विटनेस होता है आइडियली, तो 2 लोगों के नाम होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पूरा लीज अग्रीमेंट वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे कवर हुआ वैसा है। अगला जो टॉपिक है मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, बाद में वापस कल डिटेल में और देखना है तो देख लेंगे। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ कुछ, लेकिन खाली मीनिंग समझ लो कि थोड़ा बहुत कनेक्टेड भी है, कंपैरिजन भी होता है। एक लीज अग्रीमेंट है और एक ये टॉपिक है लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट। लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बहुत प्रैक्टिकली यूज होने वाला और इंपॉर्टेंट है। आजकल जो लोग प्रॉपर्टी किराए पे देते हैं वो लीज अग्रीमेंट नहीं बनाते, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बनाते हैं। अब क्या होता है, जो किराए पे ले भी रहा है, काफी लोगों को तो नॉलेज ही नहीं होती, लेकिन बहुत लोग जो प्रॉपर्टी ओन करते हैं ना, उनके लॉयर उनको थोड़ा सिक्योर रखते हैं कि यार कल को टेनेंट ने कब्जा कर लिया ना प्रॉपर्टी पे तो दिक्कत है। लीज अग्रीमेंट में टेनेंट को काफी ज्यादा पावर्स मिलते हैं। लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट में सारा गेम ओनर के हाथ में रहता है, वो पावर अपने हाथ में रखता है, जस्ट आउट ऑफ फियर कि भाई कल को मेरी प्रॉपर्टी पे आप कब्जा नहीं कर लो। दैट इज लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट।
अब यहाँ पे जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको एक कंपैरिजन मिलेगा कि लीज अग्रीमेंट क्यों डिफरेंट है, लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट क्यों डिफरेंट है, यहाँ पे टेनेंट के राइट्स और पावर्स कम कैसे हो जाते हैं। तो लैंग्वेज से आपको क्लैरिटी मिलेगी। छोटा सा टॉपिक है, एक बार पॉइंट्स देख लेते हैं। हाँ कमर्शियल में होगा ना, नहीं रेसिडेंशियल में भी चलेगा ना। लीव एंड लाइसेंस आप पढ़ोगे तो आपको रिलेट हो जाएगा अपने आप कहाँ कहाँ काम आएगा। देख लो, देयर आर टू वेज इन विच वन कैन रेंट आउट प्रॉपर्टी, आइदर एग्जीक्यूट अ लीज डीड और मेक आउट अ लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट। दो ऑप्शन दे दिए आपको स्टार्टिंग में, एकदम क्लियर। फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाइल अ लीज अग्रीमेंट इज द सेफेस्ट फॉर टेनेंट्स, लैंडलॉर्ड्स प्रेफर अ लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट। बोले दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग है। टेनेंट को लगता है अरे बीच में से निकाल देगा, ये करेगा वो करेगा, मैं भी इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को लीज अग्रीमेंट चाहिए। और लैंडलॉर्ड को लगता है तू कब्जा कर लेगा, भाई लीव एंड लाइसेंस ही ठीक है। तो दोनों का ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ये भी कितनी बार पॉइंट ऑफ इशू बन जाता है कि जब कोई लॉन्ग टर्म के लिए बड़ी जगह ले रहा है तो वो लेजी भी तो चाहेगा ना कि यार मेरे को भी तो सिक्योरिटी मिले, और ओनर को डर है कब्जा करके बैठ जाएगा। तो वो फिर अगर बात नहीं जमी, मैं बोलूंगा मैं तो भाई लीज अग्रीमेंट पे काम करूंगा, वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो लीव एंड लाइसेंस पे प्रॉपर्टी दूंगा, डील कैंसिल। ऐसा भी होता है बहुत बार, पेपर्स की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। वैसे लीगली साउंड रहने का राइट सबको है। दिस इज बिकॉज अ लाइसेंस डज नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर द लाइसेंसी। ये मेन बात है। लीव एंड लाइसेंस में आपको सिर्फ परमिशन मिल रही है प्रॉपर्टी यूज करने की, इसमें आपका उस प्रॉपर्टी में 1% भी कोई राइट क्रिएट नहीं होता कि आप अपना हक जमा सको, ऐसा कुछ भी नहीं। ये पॉइंट है। द लाइसेंसी जिसको लाइसेंस मिला है मियरली गेट्स द राइट टू एंटर, ऑक्यूपाई एंड यूज द प्रीमाइसेस, बस। Technically, the right to occupy premises under a lease agreement is governed by the provisions of Transfer of Property Act, whereas the right to occupy licensed premises is governed under the Indian Easement Act. कानून ही अलग है। लीज अग्रीमेंट गवर्न होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से। तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में लेजी को कुछ राइट्स मिल जाते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं खालू करूंगा ये वो। लेकिन लाइसेंस वाला जो केस है ना, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आता ही नहीं है, वो इंडियन ईजमेंट में आता है। ईजमेंट का मतलब होता है परमिशन। पब्लिक रोड है, सड़क है, आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड ईजमेंट। सोसाइटी का आपका कॉमन पैसेज है, लिफ्ट का एरिया है, रिसेप्शन एरिया है, आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूँ, उसको ईजमेंट बोलते हैं, कन्वीनियंस बोलते हैं। तो उसके लिए इंडियन ईजमेंट एक्ट अलग से बना हुआ है। वैसा द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्रिएट्स एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर द लेजी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द लीज। समझ आ रहा है? प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट होता है इन केस ऑफ लीज, लेकिन यहाँ पे बोला है कि लाइसेंस में ऐसा नहीं होगा। This lease enhances a lessee's chances of holding on to the property even after the expiry of the lease term. कब्जा जमाने वाला काम वो रिस्क हो जाता है। Indian Easement Act creates no title or interest for the licensee. The licensee merely gets the right to enter and use the premises for a limited period without acquiring any interest in it, even for the duration of the license agreement. मतलब आपको मैंने प्रॉपर्टी यूज करने की परमिशन दी है, पर जब आप प्रॉपर्टी यूज कर भी रहे हो ना, उस ड्यूरेशन में भी आपका इस प्रॉपर्टी पे 1 रुपए का हक नहीं बनता लाइसेंस में। लेकिन लीज वाली सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। वहां पे ना आपका राइट बनता है कि प्रॉपर्टी आपको एकदम प्रॉपर्टी से कोई निकाल नहीं सकता। टर्म खत्म होने के बाद भी आपको टाइम मिलता है प्रॉपर्टी खाली करने के लिए। तो थोड़ा सा ओनर इरिटेट हो जाता है कि यार कब खाली करेगा, फंस जाता है, उसको टेंशन हो जाती है। वैसा दूसरा, the licensee merely gets, ठीक है, the license can be terminated at will at the discretion of the licensor. लाइसेंस कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब लाइसेंसर जब चाहे आपको उठा के बाहर फेंक सकता है, निकलो यहाँ से। लीज में ऐसा नहीं होता। लीज टर्म जब तक खत्म नहीं होता आप लेजी को बाहर नहीं निकाल सकते, लाइसेंसी को आप कभी बाहर निकाल सकते। तो ये पॉइंट रहता है, इसलिए वो लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट बनता है। ये पॉइंट है। लाइसेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 52 ऑफ द ईजमेंट एक्ट। वही बात वापस से डेफिनेशन के थ्रू आपको समझाई। वेयर वन पर्सन ग्रांट्स टू अनदर और टू अ डेफिनेट नंबर ऑफ अदर पर्सन्स राइट टू डू और कंटिन्यू टू डू in or upon the immovable property of the grantor something which would in the absence of such right be unlawful, and such right does not amount to an easement or an interest in property, the right is called a license. Essential distinction between lease and license is that in a lease there is a transfer of interest in the property, while in case of license there is no such transfer, although the licensee acquires only a personal right to occupy the property. This principle has been confirmed by number of various high courts and Supreme Court judgment. License is a grant of a right to do something upon which an immovable property without creating interest. It is therefore distinguishable from an allied grant such as a lease or an easement. Both lease and easement create an interest in the property. License is only a permission to do something on an immovable property like occupation or enjoying the fruit thereof or using it for some other purpose.
लिमिटेड चीज है कि भाई आपको जो परमिशन मैंने दी है आप उसी पर्पस के लिए इस प्रीमाइसिस को यूज कर सकते हो और कुछ भी नहीं। मान लो भाई कोई प्रीमाइसिस है, मेरी खाली जमीन पड़ी है, आपको आके बोला सर मुझे ना यहाँ पे पार्टी प्लॉट बनाना है, आप जमीन किराए पे दे दो, हम लोग उसको थोड़ा वो ग्रीनरी करके बॉर्डर वार्डर करके डेवलप करेंगे और शादी और ऐसे फंक्शंस के लिए ना किराए पे देंगे, चलेगा ऐसा? बोला ठीक है। अब अगर मैं लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बना रहा हूँ तो मैं उसमें स्पेसिफाई करूंगा कि मैंने किस पर्पस से आपको ये परमिशन दी हुई है, तो उसमें लिखा जाएगा कि ये जगह मैंने इस बंदे को लीव एंड लाइसेंस पे दी है फॉर रनिंग पार्टी प्लॉट बिजनेस। तो भाई शादी और ये सब जो इवेंट्स होंगे उसके लिए बंदा आगे जगह किराए पे देगा और उसके लिए मुझे मंथली फिक्स रेंट पे कर रहा है, तो आप इसी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। फिर आपने जगह मुझसे किराए पे ली पार्टी प्लॉट का बोल के और वहां पे पूरा गेम जोन बना दिया, तो मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ कि अपनी ये बात नहीं हुई थी, तो ये वो कंडीशन है। तो लाइसेंस एकदम स्पेसिफिक हो सकता है। लाइसेंस इज नोशनली क्रिएटेड वेयर अ पर्सन इज ग्रांटेड द राइट टू यूज द प्रीमाइसेस विदाउट बिकमिंग एंटाइटल्ड टू द एक्सक्लूसिव पोजीशन ऑफ देम और the circumstances and conduct of the party show that all that was intended was that the grantee should be granted a personal privilege with no legal interest। आपको पर्सनल प्रिविलेज दिया है कि आप जगह यूज करो, लेकिन प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं दिया मैंने आपको, बस दैट इज लीव एंड लाइसेंस। तो एक ही बात बार बार रिपीट कर रहे हैं। If the agreement is merely for the use of the property in a certain way and on certain terms while the property remains in the owner's possession and control, a license is a personal right given to the licensee, and therefore section 56 of the Easement Act provides that license cannot be transferred by the licensee or exercised by his servants and agents। एकदम क्लियर कौन लाइसेंस यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस पर्पस के लिए यूज कर सकता है, किसके लिए नहीं कर सकता, सारी चीजें आप एकदम स्पेसिफिक दे सकते हो। तो बहुत होल्ड करके लिमिटेड राइट्स एकदम पकड़ के किसी को देने हो, प्रॉपर्टी सेफ रखनी हो, तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बेस्ट ऑप्शन। इसलिए आजकल ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी, अब इसमें देखो इन्होंने रेसिडेंशियल कमर्शियल कुछ नहीं बोला, सिर्फ प्रॉपर्टी बोला है। अब भाई घर में तो और दिक्कत है, पता है, इमोशनल एंगल आ जाता है। कोई फैमिली के साथ आपके घर में किराए पे रह रहा है, अब खाली नहीं कर रहा, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, रेंट नहीं दे रहा, अब आप उसका सामान बाहर फेंकने जाओगे ना तो भी बच्चों को आगे कर देगा, बोले यार मेरे छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, कहाँ जाऊंगा, 4 लोग अपने को समझाने जाएंगे भाई जाने दे। फिर आप बोलोगे यार मेरी इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, 3 महीने से रेंट नहीं दे रहा है, अब खाली भी नहीं कर रहा है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी का क्या? तो वहां पे ये सब चीजें फंस जाती है। तो लीज अग्रीमेंट में तो और पंगे हैं, उससे बेटर है लीव एंड लाइसेंस, जब भी ना बोला उसको बाहर कर सकते हो, वैसा होता है। तो ये सब चीजें प्रैक्टिकली बहुत मैटर करती है। डिस्प्यूट हो जाए ना तो फिर बहुत मैटर करती है। जब तक सही चल रहा है तू लीज बना, तू लीव एंड लाइसेंस बना, लेकिन एक पार्टी अगर उल्टी पड़ गई ना फिर आप लड़ते रहो, तो वो डॉक्यूमेंट बहुत नेसेसरी होता है कि आप क्या लिखवा रहे हो क्या नहीं। इसका भी यहाँ पे स्पेसिमेन है, ये भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आज नहीं रखते, ये कल देख लेंगे। इंटरनली पॉइंट्स आपको इसी पॉइंट के अराउंड मिलेंगे। वैसा बोलो मीनिंग समझ आया, दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको टिक करके रखना। लीव एंड लाइसेंस वर्सेस लीज, डिफरेंस या कंपैरिजन के फॉर्म में पूछने का पूरा चांस रहता है। और अगर इंडिविजुअली भी लीव एंड लाइसेंस पूछा तो समझाने के लिए आपको लीज से कंपेयर करना ही पड़ेगा। जितनी थियरी आपने देखी ना, हर पॉइंट में लीज के साथ एक कंपैरिजन हो रहा था, उसके बिना काम नहीं चलेगा। बस ठीक है, इतना रखते हैं, रिमेनिंग फिर कल देखते हैं।